नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का हिंदीस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाबर के शासनकाल का किस तरीके से अंत होगा, बाबर के जीवन के साथ ही उसके शासनकाल का अंत होगा, उसी विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी बाबर से संबंधित इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं अगर उनको नहीं देखा है तो देख लें, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। बाबर का जो आखिरी युद्ध था, जो बाबर ने अपना आखिरी युद्ध लड़ा था, वह घाघरा का युद्ध था, जो कि 1529 ईस्वी को बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। खानवा के युद्ध में जब बाबर विजयी हुआ, उसके बाद भारत में बाबर की शक्ति पूरी तरीके से स्थापित हो गई। बाबर एक शक्तिशाली शासक के रूप में भारत में जाना जाने लगा। इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि बाबर किस तरीके से भारत में अपने साम्राज्य को कहां-कहां तक फैलाया था, उसको मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ताकि अगर आप मैप देखेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी चीजों को समझने में। इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए ये भारत का मैप है। ये मैं मैप बना रहा हूं, ये भारत का मैप है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भारत का मैप है। ठीक है, इधर से सिंधु नदी निकलती है, इधर से सिंधु नदी बहती है। यहाँ पे बिहार है, ये जगह जो है बिहार है। ऊपर आप जान ही रहे हैं, ये वाला पोर्शन पूरा हिमालय है। और ये यहाँ पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो मैं बताना चाहता हूँ वो दो जगह है। एक तो चंदेरी है और एक ग्वालियर है। ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। चंदेरी और ग्वालियर। जो मध्य प्रदेश है वो मध्य भाग है भारत का। यूं कहें जैसे उत्तर भारत है, मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, पश्चिम भारत है, पूरब भारत है, उसी तरह मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में आता है। तो जो बाबर का साम्राज्य है वो सिंधु नदी से लेके, इधर है सिंधु नदी, ध्यान से देख लें आप लोग, ये है सिंधु नदी, ये है बिहार। इधर मान लीजिए ये हिमालय है और ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंदेरी है, बताया जैसा मैंने आपको। तो बाबर का जो साम्राज्य है वो सिंधु नदी से लेके बिहार तक और इधर उत्तर में हिमालय से लेके मध्य प्रदेश में जो जगह है ग्वालियर और चंदेरी तक था। तो अगर हम देखें तो इतने बड़े भूभाग पर बाबर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यह इतनी ही आसानी से उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इसके लिए उसने कई युद्ध किए। उन युद्धों में जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे, एक पानीपत का युद्ध था, उसके बाद उसने खानवा के युद्ध को लड़ा, उसके बाद उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, और जो उसका अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो कि थल और जल दोनों पे लड़ा गया था। इन सारे युद्धों के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी इससे पहले वाले वीडियोस में दे चुकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से बाबर का साम्राज्य भारत में काफी वृहद स्तर पे था, बहुत ही बड़े भूभाग पे बाबर का साम्राज्य था। बाबर जब बिहार से वापस जा रहा था तब उसे पता चला, उसे ज्ञात हुआ कि जो उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं था, जो बदखसा का प्रशासन देख रहा था, तो वह उज्बेकों से समरकंद, और समरकंद एक जगह थी, मैंने आप लोगों को बताया था, समरकंद
और फरगना का शासक भी था बाबर। तो जब वह बिहार से वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि जो उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं है वह उज्बेकों से समरकंद और फरगना प्राप्त करने में असमर्थ है। तो उसने बदखसा पे अपने छोटे पुत्र हिंदाल को भेजा। हिंदाल को मान लीजिए वहां के प्रशासन की पूरी देखरेख हिंदाल के हाथों में चली गई और हुमायूं को वहां से हटा दिया। जब बदखसा का प्रशासन हिंदाल देख रहा था तो उसी बीच बदखसा पे आक्रमण होता है और जो आक्रमण किया जाता है उस व्यक्ति का जो नाम था जिसने आक्रमण किया था सईद खान। नाम को याद रखेंगे, सईद खान। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक एक चीज को आप लोग याद रखेंगे, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो कौन व्यक्ति था जो बदखसा पे आक्रमण किया था? तो उसका नाम सईद खान था। देख लें यहाँ पे बोर्ड पे, सईद खान, इसने बदखसा पे आक्रमण किया। तो बाबर अपने जो उसका छोटा पुत्र हिंदाल था जो बदखसा का प्रशासन देख रहा था या वहां के शासक के रूप में था, तो उसकी मदद के लिए बाबर ने एक व्यक्ति मीर अली उनको भेजना चाहता था। लेकिन मीर अली वहां जाने से मना कर देता है। फिर बाबर पुनः हुमायूं को बदखसा जाने के लिए कहता है, लेकिन हुमायूं भी वहां जाने से मना कर देता है। तो ना वहां पे हुमायूं गया ना मीर अली गए। फिर उसके बाद बाबर जो है वो हुमायूं को संभल की जागीर देता है। संभल जगह का नाम क्या है? याद रखेंगे, संभल की जागीर देता है और वहां हुमायूं को बाबर भेज देता है। लेकिन जैसे ही हुमायूं संभल जाता है और वहां की बागडोर अपने हाथों में लेता है तो हुमायूं वहां बीमार पड़ जाता है। हुमायूं का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है और दिनों दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ते चला जाता है। जब ये सारी बातें पता चलती हैं बाबर को, तो फिर हुमायूं को वापस आगरा लाया जाता है। उसके इलाज के लिए उचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। इसके बावजूद हुमायूं के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बाबर के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय थी, क्योंकि जो हुमायूं था वो बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था और कहीं ना कहीं बाबर के बाद हुमायूं मुगल वंश का उत्तराधिकारी होता। बाबर के बाद बाबर अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं को घोषित करता। तो ये सारी चिंता का एक विषय थी बाबर के सामने। तो बाबर ने, एक कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि बाबर ईश्वर से प्रार्थना करता है और वह ईश्वर से यह कहता है कि मेरे बदले मेरी जान भले ले लो, लेकिन मेरे पुत्र की जिंदगी बख्श दो। ईश्वर से गुहार लगाता है। तो शायद उसके इस प्रार्थना से ईश्वर खुश भी हो जाते हैं और उसके बाद हुमायूं के स्वास्थ्य में धीरे धीरे से सुधार होने लगता है और बाबर का स्वास्थ्य वहीं दूसरी तरफ खराब होने लगता है। तो ईश्वर, ऐसे कहा जाता है, एक कथा कही गई है कि जो हुमायूं है उसके स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसके लिए बाबर ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो इस प्रकार जब बाबर का स्वास्थ्य अब बिगड़ने लगा, बाबर का स्वास्थ्य, और हुमायूं ठीक हो जाता है, तो जब बाबर मृत्यु शैया पे होता है तो वह हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और जब हुमायूं को वह मुगल वंश का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है तो एक प्रकार से उसको कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि अब वह नहीं बचेगा। तो वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं का नाम घोषित कर देता है। और 26 दिसंबर का वह दिन है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बारे में आधुनिक इतिहासकार जो रहे हैं, इन लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। उस पे एक
आर एस शर्मा जी, हाँ, आर एस शर्मा का ये मानना है कि बाबर, ये जो ऊपर ऊपर जो मैंने आपको अभी कथा बताई कि वह ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर उसकी बात को सुन लेते हैं और हुमायूं स्वस्थ होने लगता है और बाबर की तबीयत बिगड़ती चली जाती है। तो ये जो आर एस शर्मा जी हैं, यह इस कथा का खंडन करते हैं और वह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, बाबर बीमार था इसलिए वह उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं एक दूसरे इतिहासकार हैं, उनका नाम है आर आर पी त्रिपाठी। आर पी त्रिपाठी जी, आर पी त्रिपाठी जी का यह मानना था कि जो भारत की गर्म जलवायु है और बाबर जो लगातार युद्धों में लगा हुआ है, उसको आराम करने का समय नहीं मिला, इन सारी वजहों से वह बीमार पड़ जाता है और जब वह बीमार हो जाता है तो इस कारण उसकी जो मृत्यु हो जाती है। तो देखिए किस तरीके से वह कथाओं का खंडन कर रहे हैं और आधुनिक इतिहासकार जो हैं वो अपने अपने मत प्रकट कर रहे हैं। वहीं बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, नाम याद रखेंगे कि बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, गुलबदन बेगम, यह बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। इन्होंने एक रचना की थी, उस रचना का नाम हुमायूं नामा था, जिसमें गुलबदन बेगम जी ने अपनी रचना में यह बताया था कि बाबर की मृत्यु का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा बाबर को विष दिया जाना था। तो ये इनका कहना यह था कि इब्राहिम लोदी की मां, भाई पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और युद्ध स्तर पे इब्राहिम लोदी मारा गया था, तो उसका बदला उसकी मां बाबर से ले रही थी और वह बाबर को विष दी, जिसकी वजह से बाबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। अंततः बाबर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के साथ ही साथ मुगल वंश के नए शासक के रूप में उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल वंश की बागडोर अपनी हाथों में लेता है। अब देखिए, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बाबर को कहाँ दफनाया जाता है, यह भी एक बात है। तो आगरा में एक जगह है चार बाग, इसको हम आराम बाग के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे बाबर को दफनाया जाता है। आगरा के निकट एक जगह है चार बाग, मैंने कहा एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया, क्योंकि अभी आगे इसके आगे क्या होने वाला है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बाबर को आगरा के निकट चार बाग में, जिसको आराम बाग कहते हैं, वहां दफनाया गया। लेकिन बाद में जब शेरशाह का शासनकाल था तो उस समय जो बाबर की जो विधवा थी मुबारक यूसुफ जई, नाम याद रखेंगे, मुबारक यूसुफ जई, इन्होंने बाबर के अस्थियों को निकाल के यह काबुल ले गई और वहां पे उद्यानों में दफनाया। उद्यान, बाग बगीचे जो नहीं होते हैं, बाबर बाग बगीचों का भी शौकीन था, तो उद्यानों में बाबर को दफनाया काबुल ले जाकर के। तो ये चीज याद रखिएगा कि पहले बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था, तो पहले जो दफनाया गया था वो आगरा के निकट एक जगह थी चार बाग, जिसको आराम बाग के नाम से जानते हैं, वहां पे दफनाया गया था। और जब शेर शाह का शासनकाल था तो उस समय जो बाबर की विधवा थी मुबारक यूसुफ जई के द्वारा उसकी अस्थियों को काबुल ले जाया गया और वहां पे उद्यान में दफनाया गया। इस तरीके से बाबर के शासन का देखिए अंत होता है और मुगल वंश की सत्ता की बागडोर अब बाबर के ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं के हाथों में जाती है। बाबर के चार पुत्र थे, चार पुत्रों के अगर मैं नाम लूं तो उसका जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था वो था हुमायूं, उसके बाद थे कामरान के बाद थे अस्करी के बाद थे हिंदाल वही थे जिसको बाबर ने हुमायूं को हटा के बदखसा दिया था। तो उसी समय सईद खान ने बदखसा पे आक्रमण कर दिया था, वही उसका वो सबसे छोटा पुत्र था हिंदाल। तो देखिए अब बाबर के शासन का तो अंत हो गया, अब हुमायूं मुगल वंश के नए शासक के रूप में गद्दी पे आसीन हो रहा है। तो यहाँ तक ये सारी बातें बाबर पे थी।
मैंने अपने पुराने वाले 4-5 वीडियोस हैं जिसमें स्टार्टिंग से किस तरीके से मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया, पानीपत के युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को पराजित किया, और उसी तरह फिर चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो उसमें उसने मेदिनी राय को पराजित किया, और घाघरा के युद्ध में उसने अफगानों को पराजित किया। एक बार हम लोग संक्षिप्त में, शॉर्ट में मैं आप लोगों को बाबर की फिर से स्टोरी बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बाबर के बारे में बता देता हूँ, और हालांकि मैंने अब तक बाबर के बारे में पूरी चीज़ें बता दी हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है मेरी जानकारी में जो चीज़ छूटी हो। अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ छूट जाती है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग कोई एक अच्छी टेक्स्ट बुक ले लें और उससे उन चीज़ों को कवर करें जो चीज़ें छूट गई। लेकिन 90-95% चीज़ें मैंने अपने इन क्लासों में जो मैंने अभी क्लास ली है उसमें कवर कर दिया है। चलिए एक संक्षिप्त विवरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि बाबर का जो जन्म था, मैंने बताया था कि 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म जो होता है 1483 ईस्वी को 14 फरवरी को हुआ था। और बाबर जब काबुल पर अधिकार कर लेता है तो वह बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह एक उपाधि उसने धारण की है, बादशाह। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि वो कौन सी उपाधि धारण करता है। बोर्ड पे ध्यान दें, कुछ चीजों को मैं लिखता हूँ। अब कुछ उपाधियां थी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबर, अगर आपसे पूछा जाए कि बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, कौन वह पहला मुगल शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो उसका नाम था बाबर। बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। और जब पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो वह जो होता है काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का जो होता है दान किया था, जिसकी वजह से वहां के लोग उसे कलंदर कहते थे। किसको कलंदर किसे कहते थे? कलंदर भी बाबर को ही कहा गया है। ये चीजें मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। देखिए इतना मैंने बता दिया कि बादशाह की उपाधि किसने ली थी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा मैंने ये आपको बताया कि कलंदर किसको कहा गया, तो बाबर को कहा गया, आपको पता होना चाहिए। और बाबर की आत्मकथा, बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जो कि तुर्की भाषा में थी। ये सारे मेरे पुराने वीडियोस में आपको मिलेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको याद दिला दे रहा हूँ सारी चीजें। तो बाबर की जो आत्मकथा थी, बाबर नामा, जिसे तुजुक बाबरी भी कहते हैं, और इसको एक दूसरे नाम वाकियाते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये तुजुक बाबरी थी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाबरनामा इसी को कहते हैं। तो इसका जो होता है अकबर के शासन काल में पायंदा खां थे, जिन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तुर्क से फारसी में अनुवाद किया था। और ये जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तो ये तुर्क से अंग्रेजी भाषा में इसका डायरेक्ट अनुवाद हुआ था। वो जो अनुवाद हुआ था वो मिजेस वेब्रिज के समय में हुआ था। एक नाम है मिजेस वेब्रिज के समय में तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। इसके अलावा बाबर मुबैयान पद्य शैली की रचना किया था। एक मुबैयान पद्य शैली था, उसकी रचना बाबर ने किया था। तो ये सारी बातें बाबर के बारे में थी। बाबर देखिए कितनी कम उम्र में, बाबर 12 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना था। उस उम्र में उसके सामने कितनी सारी चुनौतियां आई थी, और उसके पारिवारिक जो उसके चाचा थे, ये सारे लोग उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसका उसने दृढ़ता से सामना किया और उन लोगों को परास्त भी किया था, और उसने समरकंद को भी हासिल कर लिया था। तो कितनी कम उम्र में, जो 12 वर्ष अवस्था थी बाबर की, उस समय उसके पिता का जब देहांत हो गया था, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो बाबर प्रारंभ से ही युद्ध करने में काफी दक्ष था। वह एक कुशल सेनानायक भी था। अगर हम बाबर के व्यक्तित्व की बात करें तो बाबर एक कुशल सेनानायक था। उसको युद्ध किस तरीके से लड़ना है, उसने अपने युद्धों में वह उज्बेकों से भी लड़ता था,
तो उसने अपने युद्धों में तुर्गेवों की तुलुमा पद्धति का भी प्रयोग किया था। उस्मानियों से भी उसका तकरार चलती रहती थी, तो उसने अपने युद्धों में उस्मानी पद्धतियों का भी प्रयोग किया गया था। इस उस्मानी पद्धति में किस तरीके से तोपों को सजाते हैं, मतलब किस तरीके से उसने तुलुमा पद्धति और उस्मानी पद्धतियों का अपने पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया था। मैंने ये सारी चीजें अपने पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हैं। तो देखिए, बाबर जो था पहली बार 1519 ईस्वी में बाजौर पे आक्रमण किया था। अगर ये बात आपसे पूछी जाए कि बाबर ने भारत में पहली बार कब और कहां पे आक्रमण किया गया था, तो 1519 ईस्वी में बाजौर पे उसने आक्रमण किया था। फिर उसका भीरा उरा पे आक्रमण किया था। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, मैंने बता दिया आप लोगों को। पहला युद्ध उसने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। जो दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध था, जो राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तीसरा युद्ध जो था वो बाबर और मिर्नी राय के मध्य लड़ा गया था, चंदेरी का युद्ध। जो अंतिम युद्ध था उसका वो घाघरा का युद्ध था, और वह युद्ध अफगानों और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इस तरीके से अगर हम बाबर के व्यक्तित्व की बात करें, बाबर के राजनीतिक जीवन की बात करें, तो अभी आप लोगों ने मैप में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो भारत के बृहद क्षेत्र पे अपने साम्राज्य स्थापित किया था। तो वह उसका जो राजनीतिक क्षेत्र था वो काफी बड़ा था, और उसके व्यक्तित्व को मैंने आपको बता दिया। कुशल सेना नायक था, वीर योद्धा था, उसके सारे सैनिक दक्ष थे। तो ये सारी चीजें थी जो उसे किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होने देती थी। मैंने आपसे राजनीतिक कारण भी बात कर लिया, और उसके व्यक्तित्व की बात कर ली। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब वह खानवा का युद्ध लड़ा, बाबर ने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। वह गाजी मतलब काफिरों के विरुद्ध युद्ध, इसने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर जो है, ये मंगोलों की परंपरा थी कि जब किसी से युद्ध लड़ते थे और जब उसको पराजित कर देते थे तो उसके गर्दन को काट के पिरामिड बना देते थे। तो ये इस प्रकार ये सारी गतिविधियां वो अपने खुशी को इजहार, इस तरीके से वो अपनी खुशियों का इजहार करते थे। तो ये सारी बातें थी बाबर के बारे में। और एक बार इस तरीके से मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से मंगोली परंपरा थी जो लोगों के मुंडों को, सिरों को काट के पिरामिड बनवा के तो अपनी खुशियों को मतलब इससे प्रकट करते थे। ये सारी बातें थी बाबर के बारे में। और इस प्रकार मैंने सारे क्षेत्र जो बाबर के थे वो सारी बातें मैंने आपको बता दी बाबर से संबंधित। और लेकिन आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा, तब आप लोगों को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि हाँ किस वीडियो में क्या करें, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाबर के ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जो मुगल वंश की बागडोर या यूँ कहे कि मुगल वंश के नए शासक के रूप में गद्दी पे बैठेगा। यही सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। नमस्कार साथियों।